YouTube channel Super Angels Academy. My name is संदीप जायसवाल और आज हम हाजिर हैं 9th और 10th क्लास के हिस्ट्री के टॉपिक के साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन। जैसा कि आपको पता है ये टॉपिक दोनों क्लासेस के अंदर इंक्लूड किया गया है, क्लास 9th एज वेल एज क्लास 10th। तो हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेंथी टॉपिक भी है, इसलिए मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है आपकी ब्लैक बोर्ड में पहले ही लगा दिए हैं। तो आप बोर्ड से इन्हें नोट डाउन करेंगे और कोशिश करेंगे कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को इंक्लूड करते हुए कम से कम टाइम में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचाई जाए। और हम कुछ क्वेश्चन फॉर्म में भी इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिक इवेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप। यूरोप के इतिहास में फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो टाइम था दैट वाज मेन ईयर वाज 1789। The year of beginning was 1789, May 1789. Actually में it was a period of 10 years. 10 years के लिए जो लगातार फ्रांस में स्ट्रगल चला। किस चीज के लिए स्ट्रगल चला आपको पता है। फ्रेंच जो लोग हैं उन्होंने स्ट्रगल किस लिए किया था। फ्रांस में सबसे पहले क्या था, मोनार्की थी। मोनार्की फ्रांस में माय प्रॉब्लम कंटिन्यूअसली परसिस्ट। ओके, फ्रांस में सबसे पहले मोनार्की सिस्टम था। मोनार्की व्हाट इज दिस मींस रूल ऑफ किंग। रूल ऑफ किंग। फ्रांस की पब्लिक ने इस रूल ऑफ मोनार्की को हटा के अपनी कंट्री को एक रिपब्लिक स्टेट बनाने की तरफ कदम बढ़ाया। सो दे टर्न टू रिपब्लिक मोनार्की। रिपब्लिक मोनार्की। अब देखिए पहला स्टेप उनका क्या है। सबसे पहले उन्होंने मोनार्की को मेंटेन किया और अपने आप को रिपब्लिक भी बनाया। ऐसी बहुत सी कंट्री हैं यूरोप के अंदर जो राजा के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है। दे वांट ए ट्रांसपेरेंट सिस्टम। उनको एक सिस्टम ट्रांसपेरेंट चाहिए, इसलिए उन्होंने राजा को भी अपनी कंट्री में बनाए रखा। यहां से एक बात क्लियर होती है कि फ्रांस के जो लोग थे वो राजा के अगेंस्ट नहीं थे, बल्कि एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के लिए उन्होंने डिमांड की थी और रिपब्लिक मोनार्की की तरफ वो बढ़े। लेकिन बाद में कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गई जिसके कारण वो टोटली रिपब्लिक स्टेट हो गए। टोटली रिपब्लिक स्टेट। टोटली रिपब्लिक स्टेट की तरफ वो बढ़े। तो ये सारी की सारी क्या चीजें हैं, क्या इवेंट्स हुए इस रेवोल्यूशन के अंदर। व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। कीवर्ड्स बहुत सारे मैंने नोट किए हैं। बुर्जुआ क्लास, जैकोबिन्स, जिरोंडिन्स। कुछ हमने इंटेलेक्चुअल्स के बारे में यहाँ पे नाम लिखे हैं। तो इनमें से यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो यही चीज सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको क्वेश्चंस का भी आइडिया हो जाए और एक आपको क्लियर टॉपिक के बारे में मिले। तो सबसे पहले जल्दी से एक टाइमलाइन देख लेते हैं कि 1789 से 1799 तक फ्रांस
कि हिस्ट्री में हुआ क्या, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ। उनकी एक स्टेट जनरल काउंसिल थी जो मेन ट्रिगरिंग कॉज थी रेवोल्यूशन को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद नेशनल असेंबली आती है, फिर उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली को फॉर्म किया। उसके बाद उन्होंने एक नेशनल कन्वेंशन नाम की नेशनल कन्वेंशन नाम से एक एजेंसी उन्होंने फॉर्म की। और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट, काफी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डायरेक्टरी रूल आता है। डायरेक्टरी रूल में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड फाइनली नेपोलियन की जो एंट्री होती है, जो इस रेवोल्यूशन के पूरे पर्पस को किल कर देती है। और लास्ट में नेपोलियन आने के बाद फिर से डिक्टेटरशिप की तरफ ये रेवोल्यूशन पहुंच जाता है। सो यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो इस 10 इयर्स के ड्यूरेशन में आपका फ्रांस जहां से चला था वहीं पर वास्ट में नेपोलियन के अंडर पहुंच जाता है। बट इस रेवोल्यूशन का इतना ज्यादा डीप इंपैक्ट यूरोपियन हिस्ट्री में पड़ता है, और वो क्या इंपैक्ट है अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांस की जो क्रांति हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुई, उसके रीजन क्या थे, कॉजेज क्या थे। अब आपको पता है इतना बड़ा रेवोल्यूशन जो हुआ है वो एक दिन की कोई घटना तो होती नहीं है कि एक दिन के अंदर ही आपका रेवोल्यूशन आ जाए। उसके पीछे काफी रीजंस होते हैं। और यहाँ पे हम जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में डिस्कस करने वाले हैं, हिस्टोरिक बैकग्राउंड के दौरान हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल रीजंस, पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ द रेवोल्यूशन, सेकंड सोशल कॉजेज ऑफ द रेवोल्यूशन, देन इंटेलेक्चुअल इनलाइटमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या हुआ, और जो सबसे मेन होते हैं इकोनॉमिक कॉज। मॉडर्न रेवोल्यूशंस के पीछे सबसे ज्यादा हाथ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का होता है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे और इनके दौरान हुआ क्या, सब कुछ यही देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थोड़ी हिस्ट्री के बारे में और पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में। जैसा कि आपको पता है फ्रांस के अंदर, फ्रांस जो कंट्री है, फ्रांस के अंदर मोनार्की सिस्टम था। और फ्रांस में कौन सी डायनेस्टी आपकी रूल करती थी, ये क्वेश्चन बनता है। तो आपको ये पता होना चाहिए फ्रांस के अंदर बोर्बन डायनेस्टी, बोर्बन डायनेस्टी का रूल वहां पर चलता था। ओके, बोर्बन डायनेस्टी। बोर्बन डायनेस्टी में हमारे सिलेबस में जो आता है लुई 16 के बारे में हम काफी पढ़ेंगे। लुई 16 जो था हमारा एक मेन कैरेक्टर इसके अंदर रहेगा रेवोल्यूशन के अंदर, जिसका हम बार बार जिक्र करेंगे, जिसके बारे में हम बार बार पढ़ेंगे। बट उससे पहले देखिए, थोड़ा पीछे चलते हैं। लुई 14 के बारे में हम बात करें। लुई 14 जो था बोर्बन डायनेस्टी का एक बड़ा ही कैपेबल रूलर था। उसने 1463 से 1715 तक रूल किया। बट इसकी एक प्रॉब्लम क्या थी, इसने पावर को सेंट्रलाइज किया। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का सेंट्रलाइजेशन किया। व्हाट डज इट मीन? पावर सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या है? पावर सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि उसने जो उसके नीचे काम करने वाले फ्यूडल लॉर्ड्स या चर्च मेनली फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं। जैसे हमारे इंडिया में हम जमींदार वगैरह को बोलते हैं, वहां पर जो सामंतवादी लॉर्ड्स थे उनकी पावर को कम करना स्टार्ट कर दिया और अपने आप सेंटर ऑफ द पावर उसने बनने की कोशिश की। दूसरी उसकी खास बात क्या थी, उसने यूरोप की कंट्रीज के साथ काफी वॉर्स
लड़े, ही फॉट मैनी वॉर्स, और उससे उसका काफी नाम हुआ। बट वॉर्स लड़ने के कारण फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो काफी वीक हो गई। ओके, ये इसका मेन काम था। आफ्टर दैट आते हैं लुई 15। लुई 15, अब लुई 15 जो थे, इनकी भी पॉलिसी वही थी, वार वाली पॉलिसी। इनके बारे में एक और खास बात देखिए, इनका टाइम पीरियड ध्यान से देखिए। इनका टाइम पीरियड है 1715 से 1774। अगर आप इसको इंडियन हिस्ट्री की तरफ घुमा के देखें तो ये वही टाइम था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ऑल्सो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भी भारत में इस टाइम बिजनेस करने के लिए आई हुई थी। और आपने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा 7 years war बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये इसी के टाइम पीरियड में हुआ, बिकॉज ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड एंड फ्रांस आर ट्रेडिशनल ओपोनेंट इन यूरोप। वो यूरोप में स्वाभाविक एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। सो इसी कारण यूरोप में उनके बीच में काफी लड़ाइयां होती थी। सो इंडिया में भी उनकी रिफ्लेक्शन देखने को मिलती थी। सो 7 years वार हुआ ब्रिटेन के साथ और कुछ अन्य यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी इनकी लड़ाइयां चली। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि फ्रांस बिल्कुल कंगाल हो गया। फ्रांस के पास पैसा बहुत कम देखने को पैसा उनके पास काफी कम हो गया, और जिससे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन काफी वीक हो गई। और ये जो किंग था ये काफी इनफेमस हो गया पब्लिक के बीच में। ओके, अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर मिस्टर लुई 16, जिसके बारे में हमारे को इस सिलेबस में हमें पढ़ना है। लुई 16। तो हम हिस्ट्री को अगर थोड़ा क्लियर करना चाहते हैं तो चीजों को थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करें, तब जाके हमारी हिस्ट्री जो होती है वो काफी क्लियर हो जाती है, कोई डाउट नहीं रहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के बाद, इस लेक्चर के बाद आपके डाउट्स ना रहे रिगार्डिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, सो पॉलिटिकल रीजंस में अभी हम पढ़ रहे हैं लुई 16 को, और देख लेते हैं लुई 16 के बारे में। एक और खास बात जो थी, इनकी जो वाइफ थी, शी वाज एन ऑस्ट्रियन। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है यूरोप में, ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रियन उसकी वाइफ थी। सो लुई 16 की जो वाइफ थी, शी वाज एन ऑस्ट्रियन। तो ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रिया के साथ इनके रिलेशंस थे। और हिस्ट्री के अंदर आप पढ़ोगे तो काफी डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा हाथ देखेंगे कि ऑस्ट्रिया का भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर क्या रोल रहा है। सो पॉलिटिकल रीजंस के अंदर अब यहाँ पे कहते हैं इनकी वाइफ का भी काफी रोल रहा। कहते हैं कि काफी बैड एडवाइजेस इनको देती थी, बैड एडवाइजेस। ये बैड एडवाइजर कहलाती है इनकी, कि ये अपनी वाइफ की बहुत सारी बातें मानता था लुई 16, और जो कि पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होती थी। पॉलिटिकली जो डिसीजन लेने होते थे वो इतना कैपेबल खुद को नहीं मानता था कि वो अपने डिसीजन खुद ले, तो अपनी वाइफ को इन्वॉल्व करता था। और जिसको बिल्कुल भी समाज के बारे में नॉलेज था ही नहीं, बिकॉज वो तो पब्लिक के बीच जाते ही नहीं थे, तो जो उनके डिसीजन थे दे बैकफायर्ड। सभी के सभी डिसीजन उनके हैं वो बैकफायर कर गए। ओके, सो मेन एब्स्ट्रैक्ट क्या है यहाँ से निकलता है पॉलिटिकल रीजन में, पॉलिटिकल कॉजेज में। जो किंग्स थे they were very very belligerent, means they were fond of wars,
वो युद्ध बहुत ज्यादा करते थे, उसमें पैसा खर्च होता था, उसके दौरान जो कैजुअलिटीज होती थी उससे कंट्री को नुकसान होता था, और मेनली इकोनॉमिकल डैमेज बहुत ज्यादा हो जाता था, और आसपास की जो कंट्रीज थी उनके साथ एनिमिटी बढ़ जाती थी। सो यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि ये जो लोग हैं अपने पैलेस तक सीमित है, पैलेस तक, इनको जनता से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है, दे आर इंडिफरेंट, बिल्कुल जनता से दूर है, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में इनको नॉलेज नहीं है। सो पॉलिटिकल रीजंस में इस तरीके के डेवलपमेंट्स हुए कि जनता के अंदर ये जो किंग्स थे ये इनफेमस हो गए, और इनफेमस होने के बाद जब कोई इनफेमस हो जाता है तो उसके खिलाफ जनता को खड़ा होने में टाइम नहीं लगता है। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप पॉलिटिकल कॉजेज में लिख सकते हैं। तो मैं स्पेस क्रिएट कर लेता हूं, आप इनको अभी यहां से देख सकते हैं, आप पॉइंट्स बना सकते हैं। इनकी हमारी कहानी खत्म। अब हम बात करते हैं सोशल कॉजेज के बारे में, उसको भी मैंने इरेज कर दिया बाय मिस्टेक। सो सोशल कॉजेज के बारे में बात करते हैं। सोशल कॉजेज, अब आपको पता ही है हिस्ट्री के अंदर, हर कंट्री के अंदर, इन ईच एंड एवरी कंट्री जो मॉडर्न सोसाइटी डेवलप हुई है वो रिलीजियस सोसाइटी से ही डेवलप हुई है। रिलीजियस बेस पे कैटेगराइजेशन किसी भी कंट्री का हुआ था। हमारे आप अपनी कंट्री के बारे में देखते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, तो आपको पता चलता है वेदास, वेद्स जो हमारे हैं वहां पे क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और इस तरह का कैटेगराइजेशन आपको मिलता है, कास्ट सिस्टम बेस होता था। सो फ्रांस का जो सोशल स्ट्रक्चर था, सोशल स्ट्रक्चर में क्या है वो भी बड़ा अजीब था। हिस्ट्री के अंदर सभी कंट्रीज में ऐसा सोशल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कि कुछ लिमिटेड लोगों के हाथ में, जो रॉयल फैमिलीज थी उनके हाथ में पावर होती थी, और बाकी जो पब्लिक होती थी वो काफी सफर करती थी। सो यहाँ पे क्या सिस्टम था, इनके पास तीन सिस्टम थे सोसाइटी के अंदर, तीन तरह की कैटेगरी थी। स्टेट वन, टाइप वन, इसको बोलते हैं स्टेट वन। टाइप वन में जो लोग रखे जाते थे वहां पे चर्च की सुपरमेसी थी। चर्च में जो कलर्जीज होते हैं, कलर्जीज, चर्च की सुपरमेसी, चर्च वॉज सुप्रीम, चर्च की ही वहां पे सत्ता होती थी। चर्च जो चाहता था वही डिसीजंस राजा के द्वारा लिए जाते थे। और जैसे कि आपको पता है इंडिया में आपके जो टेम्पल्स हैं, टेम्पल्स के पास ह्यूज अमाउंट में प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, लैंड्स हैं। सो ऐसे ही यूरोप के अंदर जो चर्च होते हैं, चर्चेस के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी था। सो इनके पास कहते हैं कि टोटल, वैसे तो ये चर्च में ऐसा बोलते हैं कि इनकी पॉपुलेशन जो थी 1 लाख ही थी उस टाइम। फ्रांस की पॉपुलेशन अराउंड 2.8 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन बताई गई है फ्रांस की एट दैट टाइम। सो उसमें से 1 लाख ही सिर्फ कलर्जी कैटेगरी के लोग होते थे, और ये 10% लैंड एक्विजिशन इनके पास था। 10% लैंड के ये ओनर थे, ऑल ओवर द कंट्री 10% लैंड के ये ओनर थे। इसमें अपर कलर्जी भी होती थी, लोअर कलर्जी भी होते थे। मींस चर्च के अंदर जितनी भी मैनेजमेंट थी सभी की सभी इसके अंदर इंक्लूड थी। मेन चर्च का पोप, पादरी जो भी होता है, और उसके अंदर जो भी काम करने वाले लोग होते हैं वो सभी इसके अंदर थे। स्टेट टू, टाइप 2 की जो सोसाइटी में कैटेगरी थी उसमें जो नोबल पीपल थे, नोबिलिटी के लोग होते थे, और ऐसा मानते हैं कि इनकी पॉपुलेशन अराउंड 4 लाख के आसपास उस टाइम थी, और ये 25% ऑफ द टोटल लैंड जो था आपका ऑक्यूपाई करते थे। दे वर द ओनर ऑफ द 25% ऑफ द लैंड ऑफ द फ्रांस। और इन दोनों को ओवरऑल मिलाने के बाद ऐसा कहते हैं कि हिस्ट्री में 5% ही ये टोटल पॉपुलेशन को कवर करते थे। अब जो हमारी स्टेट थर्ड रह जाती है, स्टेट थर्ड ये 95% पॉपुलेशन, जो इनसे अलग रिमेनिंग पॉपुलेशन है, रिमेनिंग पॉपुलेशन
रिमेनिंग पॉपुलेशन जो है दैट इज थर्ड स्टेट में काउंट की जाती है, क्लर्जीज, नोबिलिटी, इन सभी को छोड़ के। नोबिलिटी में जो हाई क्लास के लोग हैं, जो रॉयल फैमिली में काम करते हैं, इस तरह के जो ऑफिशियल्स हैं मेन, उनको नोबिलिटी में ले सकते हैं। और आपके जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो जैसे हमारे यहाँ पे आज के टाइम में अंबानी, अडानी, इस तरह के जो बिजनेसमैन हैं मेन जो गवर्नमेंट के काफी क्लोज होते हैं, जो देश की इकोनॉमी में बड़ा अपना रोल रखते हैं। सो एक और जो सोशल कॉजेज में हम ध्यान देने की बात है, स्टेट 1 और स्टेट 2 के बीच नेक्सस होती थी, हमेशा से ही नेक्सस रही है। ये दोनों सोसाइटीज, दोनों कैटेगरीज मिलके, दोनों ग्रुप्स मिलके इस थर्ड स्टेट के ऊपर अपना रूल चलाते हैं, कंट्रोल रखते हैं। अब आप देखिए, मैंने स्टेट वर्ड का यूज किया है। ये स्टेट वर्ड का यूज हमने क्यों किया है? बिकॉज फ्रांस के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स में, कॉन्स्टिट्यूशन तो बाद में आया, मीन्स वहां पे सोशली ये एक लीगल कैटेगराइजेशन ऑफ दैट सोसाइटी था। फ्रांस के सोसाइटी का लीगल कैटेगराइजेशन था, मीन्स इट वाज ए काउंसिल, एक्चुअल में इट वाज ए काउंसिल। ये काउंसिल थी जो काफी पुराने समय से फ्रांस में काम कर रही थी, लेकिन इन दोनों की नेक्सस के कारण ये बिल्कुल डेड हो चुकी थी। सो ये सोशल कॉजेज में आप देख सकते हैं कि सोशल जो डिस्पैरिटी है, समाज के अंदर जो डिस्पैरिटी फैली हुई है, कुछ लोगों के पास से देश के रिसोर्सेज जो है उन्हीं के हाथ में है, दे आर द सेंटर ऑफ द पावर। 5% जो पॉपुलेशन है, दे आर द सेंटर ऑफ पावर, और बाकी 95% पॉपुलेशन जो है उनकी कोई पार्टिसिपेशन है ही नहीं एडमिनिस्ट्रेशन में। सो नेचुरली ये तो होना ही था, रिवोल्ट तो होना ही था। सो आप सोशल कॉज में आप ये चीजें लिख सकते हैं और इसमें ऐड कर सकते हैं कि इनकी जो 95% जो आपकी पॉपुलेशन थी, इसके अंदर इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन जो है अच्छी नहीं थी, वो बहुत ही ज्यादा पॉवर्टी थी। आप यहाँ पे थोड़ा और मैंने कुछ टर्म्स लिखी है, एक वर्ड लिखा है मैंने, बुर्जुआज। ये देखिए, ये वर्ड जो आप ध्यान देंगे, ये क्या था, इसको हम बोलते हैं एजुकेटेड मिडिल क्लास। ये इसी के अंदर आता था, एजुकेटेड, स्टेट 3 के अंदर एजुकेटेड मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास। इनका जो है आगे फ्रांस की रेवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। सो एजुकेटेड मिडिल क्लास, जिनको हम बुर्जुआज बोलते हैं। फ्रेंच वर्ड्स है, प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम्स हमें रहती ही है। फिर एक और मैंने टर्म यूज किया है जैकोबिन्स कीवर्ड्स में। जैकोबिन्स कौन थे? जैकोबिन्स जो थे अर्बन पुअर पीपल, अर्बन पुअर पीपल, क्योंकि फ्रांस में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी हो चुका था। अर्बन पुअर्स जो थे मींस जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, जो शहरों में रहते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण फैक्ट्रीज में काम करते थे और वहां पर उनको अच्छी सैलरीज नहीं मिलती थी। सो दे वर अर्बन पीपल, जैकोबियंस। ये ध्यान रखने के बात था आपको, जैकोबियंस जो थे अर्बन पुअर सिटीजन्स ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, अब बात करते हैं इंटेलेक्चुअल इनलाइटनमेंट के बारे में। स्विच ऑन द एसी। इंटेलेक्चुअल, मैं इसको भी हटा देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा और इन पॉइंट्स को आप अपने क्वेश्चंस आंसर जब आप एग्जाम में प्रिपेयर करोगे ऐड करना है, हमारे को एक्सेल कर देना है। सो अब बात करते हैं इंटेलेक्चुअल इनलाइटनमेंट। आप हिस्ट्री में उठा के देखिए बुक, कोई भी ऐसा रेवोल्यूशन नहीं है जहां पर इंटेलेक्चुअल पीपल का कंट्रीब्यूशन ना हो। मेन कंट्रीब्यूशन उन्हीं का रहता है। कुछ इंटेलेक्चुअल पीपल होते हैं जो डिकेड्स से, सेंचुरी से सोई हुई जनता को जगाने का काम करते हैं, उनको रियलाइज कराते हैं कि आपके भी कुछ राइट्स हैं, यू मस्ट फाइट फॉर दिस राइट्स। और कुछ पॉलिटिकल आपकी कंडीशंस, कुछ आपकी सोशल स्ट्रक्चर इस तरीके का है
और फिर कुछ इनलाइटमेंट के कारण आपके जो कंट्री के जो लोअर लेवल के जो सिटीजन्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने राइट्स के लिए रिवोल्ट करते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं। सो फ्रांस में ऐसा क्या हुआ, कौन वो आदमी थे जिन्होंने लोगों को जागृत किया। जैसे इंडिया में हम बात करते हैं, हमारे टाइम में रविंद्रनाथ टैगोर थे, राजा राम मोहन राय थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जितने हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने लोगों को अंग्रेजों के अगेंस्ट जो था काफी तैयार किया था, खड़ा होने में हेल्प की थी। तो यहाँ पर जो है इनके पास एक जोन लोग थे, इन्होंने अपनी बुक से, अपनी कविताओं से, अपनी राइटिंग से लोगों के अंदर ऐसी फीलिंग्स, पैट्रियटिज्म की फीलिंग्स पैदा की कि वो अपने राइट्स के लिए खड़े हो गए। जो उनके ऊपर अत्याचार होते थे तो उस अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने जो है राजा के अगेंस्ट रिवोल्ट किया। फिर ये जो मंडलाइन क्या है, जीन जैक्स रूसो, रूसो के नाम से बड़ा फेमस है, ये बहुत फेमस राइटर रहा है। इसने एक आइडिया पेश किया, सोवर्निटी ऑफ पीपल, पीपल सोवर्निटी, सोवर्निटी। कि हमारी कंट्री में पीपल्स की सोवर्निटी होनी चाहिए, पीपल सोवर्निटी। लोग सिटीजन जो होते हैं उनके हाथ में पावर होनी चाहिए, उनको इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, न कि राजा को इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। पीपल सोवर्निटी हमारी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मोंटेस्क्यू, मोंटेस्क्यू ने भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बात की सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। वही जो मैं कहता हूं, जो मेन इनका पीछे रहने का कारण था कि स्टेट 1 और स्टेट 2, स्टेट 1 चर्च, स्टेट 2 स्टेट नोबिलिटी, इनके अंदर जो नेक्सस था, उस नेक्सस को इन्होंने तोड़ने के लिए लोगों के दिमाग में बात सेट करनी स्टार्ट कर दी कि चर्च और स्टेट जो है, चर्च और जो राजा है, किंग है, उनके अंदर कोई संबंध नहीं रहना चाहिए। दे शुड बी सेपरेट, उन दोनों को अलग रहना चाहिए ताकि ये कुछ नेक्सस करके हमारे अगेंस्ट काम ना कर सके। ओके, वोल्टेयर भी एक इंपोर्टेंट आइडिया देने के लिए फेमस है। इन्होंने कहा एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच, कि लोगों को बोलने की आजादी होनी चाहिए, एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच। पहले क्या था, जो राजा के अगेंस्ट बोलता था उसको अरेस्ट किया जाता था और आपके बास्तिल नाम की किला था, फोर्ट था, जेल थी, वहां पर उसको डाल दिया जाता था। अभी हम पढ़ेंगे इसमें बास्तिल जेल के बारे में भी काफी कुछ डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इन लोगों के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये ध्यान रखें, इन लोगों ने अपने, किसी ने न्यूज़पेपर प्रिंट किए, किसी ने बुक्स प्रिंट की, किसी ने लोगों के बीच में स्पीच दिए, लोगों को जागृत किया। और इनका ओवरऑल जो, अगर हम एक आइडिया लेके चले कि इन्होंने ओवरऑल मैसेज क्या दिया, तो इन्होंने चैलेंज किया, चैलेंज द रूल ऑफ किंग। हिस्ट्री में जितने भी राजा पैदा हुए हैं, जितने भी टायरेंट्स हुए हैं, जितने भी डिक्टेटर्स हुए हैं, वो क्या कहते हैं कि हम वी आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड, कि भगवान ने हमारे को भेजा है और भगवान हमारे को भेजता है और कहता है कि आप जाइए और लोगों के प्रशासन कीजिए। सो these intellectuals challenge this theory. They ask the king, how God sent you here, कि भगवान ने आपको कैसे भेजा, बताइए, आप प्रूफ दीजिए कि भगवान ने आपको कहा है कि हमारे पर आपको रूल करना है। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस उन्होंने पुट किए तो लोगों के अंदर अवेयरनेस आई कि डेफिनेटली ये लोग ठीक कहते हैं, और लोगों के अंदर फीलिंग हुई कि हमारे को अपने राइट्स के लिए
लड़ना है, तो उन्होंने रेवोल्यूशन की तरफ कदम बढ़ाने स्टार्ट कर दिए। सो इंटेलेक्चुअल का कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या था ये आपने देखा इसके अंदर। अब इनके नाम नोट डाउन कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अभी आगे देखते हैं। अब हम पहुंच जाते हैं मेन चीज की तरफ, हमारी इकोनॉमिक कोज। इकोनॉमिक कोज, जो इकोनॉमिक जो हमारे कोज थे, इकोनॉमिक कोज में क्या है? इकोनॉमिक काफी कुछ तो अभी तक क्लियर हो चुका है। इकोनॉमिक कोज में किसी भी देश को चलाने के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे कि हमने पढ़ा, लुई 14 से लेके लुई 15, 16 जो है, दे वर वेरी बेलिग्रेंट, युद्ध प्रिय। बेलिग्रेंट मींस युद्ध प्रिय लोग थे। और इन्होंने क्या किया, जो देश का जो पैसा था वो सारा का सारा लड़ाइयों में वेस्ट किया। दूसरा, उनकी जो लाइफ थी बड़ी लेविश लाइफस्टाइल था। लेविश लाइफस्टाइल मींस बिल्कुल राजशाही ठाट बाट के साथ रहते थे। पैसे की कमी के बावजूद भी, देश में पैसे की कमी थी, उसके बाद भी ये जो बड़ी रॉयल लाइफ जीते थे स्टेट 1 और स्टेट 2 के लोग। ओके, इसके बाद होता क्या है, जो ट्रिगरिंग कोज है, हम अपनी मेन पॉइंट पे आते हैं। 1789 के महीने में फ्रांस में एक बहुत ज्यादा हार्श विंटर सीजन आ जाता है। हार्श विंटर सीजन, बहुत ही ज्यादा हार्श विंटर होती है और इससे क्रॉप्स फेल्यूर पैदा होता है। क्रॉप्स फेल्यूर हो जाता है। क्रॉप्स फेल्यूर हो गया, क्रॉप्स फेल्यूर के कारण फेमाइन आ गया और स्टारवेशन, भूखमरी देश में बढ़ गई, इन्फ्लेशन देश में बढ़ गई। लेकिन फिर भी इनकी रॉयल लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क इनकी लाइफ पे नहीं पड़ा। यहां से जो है क्रांति की, रेवोल्यूशन की मेन स्टार्ट होता है। सो अभी तक हमने आइडिया ले लिया कि भाई क्या क्या हमारे कोजेस थे। सो आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, व्हाट वर द कोजेस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आप उसमें वो 4 तरह के कोजेस आप ले सकते हैं, पॉलिटिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल एंड दिस इकोनॉमिक। ओके, सो और क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा जो बनता है, तो यहां पर एक और चीज ऐड कर लें। जब इन्होंने बहुत से वार्स फोर्ट किए, वार फोर्ट करने के कारण इनका जो डेब्ट था, कंट्री का डेब्ट जो था वो बढ़ गया। और कुछ कंट्रीज के साथ ये जब ये हार गई यूरोपियन कंट्रीज के साथ, तो उनको कंपनसेशन देना पड़ा। कंपनसेशन देना पड़ा पर्टिकुलर ब्रिटेन को। ब्रिटेन ने इनसे कहा कि आपने हमारे के साथ युद्ध किया है, हमारा जो पैसा खर्च हो गया उसको कंपनसेशन दीजिए। सो उस कंपनसेशन की लोन रिपेमेंट की गई। लोन के रूप में वो पैसा देना पड़ता था, लोन रिपेमेंट। तो मोस्टली जो 50% जो इनका बजट था, उसका जो पैसा था बजट का, वो लोन रिपेमेंट में ही आपका चला जाता था। सो इस तरीके से फ्रांस की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ज्यादा वीक हो गई। और ये स्टार्ट होती है बातें कहां से? मई महीने की बातें हैं, ये मई के महीने की बातें हैं। अब जब पूरी की पूरी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई, पब्लिक भी बहुत ज्यादा सफर करने लगी, स्टारवेशन की कंडीशन क्रिएट हो गई, तो ये डिसाइड किया गया कि न्यू सोर्सेज जो है, मनी अर्निंग के न्यू सोर्सेज होने चाहिए, ताकि जो देश की ट्रेजरी है उसके पास ज्यादा पैसा आ जाए। सो उस टाइम पैसा निकालने के लिए सोर्स क्या थे? टैक्सेस। क्या करते थे? जो किंग्स होते थे वो क्या करते थे? पब्लिक के ऊपर टैक्स जो था उसको इंक्रीज कर देते थे। सो ऐसा ही यहाँ पर हुआ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से हुआ। यहाँ पर इनकी एक स्टेट काउंसिल, जो मैंने बताया स्टेट काउंसिल थी। सो स्टेट काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई। और देखिए, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अब रेवोल्यूशन के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, बड़ा ध्यान दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है।
बड़ा मजा आएगा। आप देखिए मई 1789 में आपकी स्टेट काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाती है ऑन 5 मई 1789 को स्टेट काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाती है। इस मीटिंग में स्टेट 1, स्टेट 2 एंड स्टेट 3 सभी ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन पहले क्या था, स्टेट 1 और 2 से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते थे, 3 से अगर पार्टिसिपेट करते भी थे तो इन्होंने सिस्टम क्या डेवलप किया हुआ था कि अगर कुछ भी डिसीजन वहां पे लेना है, कोई भी डिसीजन लेना है, तो एक वोट स्टेट 1 का होता था, एक वोट स्टेट 2 का होता था और एक वोट ओवरऑल स्टेट 3 का होता था। और ऐसा बोलते थे कि मेजोरिटी के साथ आपका डिसीजन होगा। सो इन दोनों के बीच में नेक्सस था। कोई भी प्रपोजल लेके आते थे और स्टेट 1 और स्टेट 2 उसको अपने फेवर में होते हुए उसको मेजोरिटी से पास कर देते थे और स्टेट 3 वाले जो मेंबर्स थे वो देखते रह जाते थे। बट अब की बार क्या हुआ, जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारे थिंकर्स, पॉलिटिकल थिंकर्स, पोइट्स, इंटेलेक्चुअल्स लोगों ने लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाई थी। और अब की बार स्टारवेशन और इन्फ्लेशन से लोग बड़े परेशान भी थे, भूखे मर रहे थे। तो जब ये मीटिंग बुलाएगी, 300 रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ से आते हैं, 300 रिप्रेजेंटेटिव यहाँ से आते हैं और 600 रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ से आते हैं और फटाफट जल्दी जल्दी में प्रपोजल लेके आया जाता है कि भैया टैक्स बढ़ा दिया जाए, टैक्स इंक्रीज कर दिया जाए, देश में इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, टैक्स इंक्रीज कर दिया जाए। लेकिन ये टैक्स देगा कौन? पब्लिक, स्टेट 3 के पीपल ही तो टैक्स देंगे, क्योंकि इनके ऊपर तो टैक्स की छूट थी। जैसे हमारे देश में है, बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स हैं उनको टैक्स नहीं देना पड़ता, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि वो दे आर पब्लिक सर्वेंट। सो मींस अब टैक्स भी नीचे वाले लोगों को ही देना है और उनके पास पैसा नहीं है, क्रॉप फेल्यूर है, बिजनेस उनके पास नहीं है, खाने के लिए जो फूड शॉर्टेज है वो भी हो गया उनके पास। तो कहां से वो टैक्स पे करेंगे? लेकिन टैक्स तो अगर सिस्टम है कंट्री में टैक्स पे करना है तो टैक्स पे करना है तो अब करना ही पड़ेगा, नहीं तो उनके ऊपर टॉर्चर होगा, उनको जेल जाना पड़ेगा। सो यहाँ पर क्या होता है, एक डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। डेडलॉक मींस मीटिंग फेल हो जाती है, मीटिंग आगे बढ़ ही नहीं पाती, डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। क्यों हो जाता है? यहाँ पर 3rd स्टेट के जो मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा कि एक वोट आपकी, एक आपकी और एक हमारी। अब की बार ऐसा होगा कि हम 600 लोग हैं तो 600 वोट्स हमारी, 300 वोट्स आपकी, 300 वोट्स आपकी, और अब वोटिंग से ही डिसाइड होगा कि डिसीजन क्या होगा, मेजॉरिटी से होगा। अब वैसे भी अब देखिए इनकी मेजॉरिटी इनके इक्वल है और दे आर यूनाइट, ये सभी के सभी यूनाइट हैं, मजबूत हैं। और यहाँ से स्टेट 1 में से भी बहुत सारे जो निचले लेवल के जो चर्च में कर्मचारी थे, जो बड़े पादरियों से, बड़े प्रीस्ट से जो थे उनसे परेशान थे, उन्होंने भी इनके साथ आने का डिसीजन नहीं लिया। यहाँ से भी कुछ लोग हैं इनके साथ आगे, तो इनकी मेजॉरिटी होगी और इनकी मेजॉरिटी होने के कारण राजा ने कहा कि ऐसा तो नहीं चलेगा। तो फिर क्या होता है, डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। डेडलॉक क्रिएट होने के बाद हुआ क्या कि भैया हमारी जो स्टेट काउंसिल है इसने राजा को वहां पे लॉक कर दिया कि भैया बाहर नहीं भाग सकते, और इन्होंने कहा कि हम तो नेशनल असेंबली हो गए, अब तुम्हारी कुछ नहीं चलती, हम ही देश की नेशनल असेंबली है। देखिए पहला पॉइंट, स्टेट काउंसिल ने अपने आप को नेशनल असेंबली के रूप में अनाउंस कर दिया कि हम नेशनल असेंबली है, अब तो हम देश में कॉन्स्टिट्यूशन ला के ही दम लेंगे, हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ओके, और इसके लिए क्या हुआ, ये सारे की सारी मीटिंग कहां पर बुलाई गई थी? वर्साइल जो आपका शहर है, पेरिस से कुछ किलोमीटर दूर ये वर्साइल शहर है, और कहते हैं वर्साई, हिंदी में वर्साई बोलते हैं, वर्साई का किला, वर्साई ये एक पेरिस से बाहर एक फेमस जगह है जहां पर भीड़ से बचने के लिए
रॉयल फैमिली जो थी एक बहुत ही स्प्लेंडेड, बहुत ही ज्यादा स्प्लेंडेड पैलेस, महल बना के वहां पे रहती थी। और इसी से लोगों को जेलसी फील होती थी कि देखो वहां पर मजे करते हैं पैलेस में और हम यहाँ पे पेरिस में भूखे मरते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि लोग उनके अगेंस्ट हो गए। तो यहाँ पर एक टेनिस कोर्ट है, टेनिस, इसके अंदर राजा महाराजा टेनिस खेलते थे, टेनिस कोर्ट है इसके अंदर। तो वहां पर टेनिस कोर्ट में जाके इन्होंने ओथ ली, इन सभी लोगों ने ओथ ली कि हम नेशनल असेंबली है, हम ओथ लेते हैं कि अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाएंगे। तो आपका क्वेश्चन आ जाता है कि टेनिस कोर्ट ओथ जो इंसिडेंट है वो किस रेवोल्यूशन से रिलेटेड है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से, चाइनीज रेवोल्यूशन से, आपका रशियन रेवोल्यूशन से या अमेरिकन रेवोल्यूशन से? तो आपको ध्यान रखना है, या आगे किसी कंपटीशन एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। टेनिस कोर्ट ओथ क्या थी? ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड एक इंसिडेंट था। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका टेनिस कोर्ट ओथ, ओके, ऐसा होता है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड स्टार्ट उठ जाती है, क्वेश्चन की डिमांड आपकी सामने आती है, ओके। अब जैसे ही ऐसे डेवलपमेंट्स लोगों के बीच में मैसेज गया कि राजा को ही लॉक कर दिया है, हमारे देश में नेशनल असेंबली बन गई है, सो नेशनल असेंबली बनने के बाद होता क्या है, पूरी कंट्री के अंदर इन द मंथ ऑफ जून पूरी कंट्री के अंदर जो पीजेंट्स हैं, पीजेंट्स जो हम आपको फार्मर्स बोलते हैं, उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया देश में। रिवोल्ट किसके अगेंस्ट? जो उनके लॉर्ड्स थे, फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे, उनके जो जमींदार जो थे, उनके अगेंस्ट उन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया कि हम टैक्स नहीं देते, और ग्रेनरीज को लूट लिया, ग्रेनरीज, अनाज के भंडार, ग्रेनरीज को लूट लिया, और रिकॉर्ड्स को लूट लिया कि जो उनके पास रिकॉर्ड्स थे कि जमीन किसके नाम है, सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। पेरिस के अंदर रॉयट्स दंगे स्टार्ट हो जाते हैं, पेरिस के अंदर रॉयट्स दंगे स्टार्ट हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिमांड है वो काफी पावरफुल हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिमांड है आपकी काफी पावरफुल हो जाती है। सो ऐसे जून के महीने में पेरिस में रॉयट्स हो जाते हैं, और रॉयट्स होने के बाद आर्मी को भेजा जाता है कंट्रोल करने के लिए, और आर्मी जो है लोगों को मारना स्टार्ट कर देती है। मैसेक्री ऑफ पीपल, नरसंहार लोगों का होना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे लोग ज्यादा बढ़ जाते हैं, एक तो हम भूखे मर रहे हैं और गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर नहीं रही है, और ऊपर से हमारे को मारा और जा रहा है। इस तरीके से पूरे कंट्री के अंदर एक रेवोल्यूशनरी स्पिरिट डेवलप हो जाती है। रेवोल्यूशनरी स्पिरिट, ये वर्ड्स आपको एग्जाम में क्वेश्चन लिखते वक्त यूज करने हैं। रेवोल्यूशनरी स्पिरिट स्प्रेड्स कर जाती है पूरी की पूरी कंट्री में, और राजा के अगेंस्ट एक एनवायरनमेंट, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। आगे डेवलपमेंट्स होते हैं, जब पूरे देश में मैसेक्री होती है, रॉयट्स हो जाते हैं, तो फिर मैंने आपको बताया जो भी राजा के अगेंस्ट बोलता है उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। जुलाई के महीने में एक इंसिडेंट होता है और उसको कहते हैं स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टिल। स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टिल, BASTILLE। एक्चुअली में बास्टिल एक जगह है, वहां पर बास्टिल में 14 जुलाई, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। आप 2-4 दिन पहले, आज डेट है 19 जुलाई, 18-19 जुलाई। आप 14 जुलाई को देखेंगे, न्यूज़पेपर्स के अंदर पढ़ेंगे तो इंडिया के फेवर में भी फ्रांस ने काफी एक अच्छा स्टेटमेंट दिया है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि एनुअली ये बास्टिल डे सेलिब्रेशन करते हैं। इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक इवेंट है इनके देश का। स्टॉर्मिंग बास्टिल मतलब क्या है? बास्टिल में एक फोर्ट था और वहां पर उसको वो जेल के रूप में यूज करते थे, राजा प्रिजनर्स को रखते थे। पब्लिक ने क्या किया, इस बास्टिल के किले के ऊपर अटैक कर दिया और इसकी ईंट से ईंट बजा दी, सारी ईंटें निकाल ली और उसको बेच दिया, बिल्कुल डिमोलिश कर दिया। आज यहाँ पर ये बिल्कुल भी इसके रिमेन्स भी नहीं आपको दिखाई देते। तो बास्टिल डे सेलिब्रेशन हर साल ये 14 जुलाई को मनाते हैं। और यहाँ से उन्होंने वेपन्स लूट लिए, क्योंकि ये जेल थी, यहाँ पर आर्मी के लोग रहते थे, तो प्रोटेक्शन के लिए वेपन्स भी होते थे। तो यहाँ से जो रेवोल्यूशनरी थे, जो क्रांतिकारी लोग थे, उनको
वेपन्स भी मिल गए कुछ। तो वेपन्स मिलने के बाद तो आपको पता है रेवोल्यूशन जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा डेडली हो जाता है। ओके, जब ये बास्तिल के किले को तोड़ दिया जाता है तो फिर वहां पर समस्या क्रिएट हो जाती है कि भैया अब तो हमारे को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। राजा को भी सोचना पड़ गया कि अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, नेशनल कॉन्स्टिट्यूट असेंबली आपकी एक फॉर्म कर दी, या जो आपकी संविधान सभा बन गई थी नेशनल असेंबली। इन्होंने क्या किया, नेशनल कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, नेशनल कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इनकी एक फॉर्म होती है और वो कुछ डिसीजंस लेती है ताकि लोग शांत हो जाए, थोड़ा जो देश में एनार्की जो का एटमॉस्फेयर हुआ है उसको कंट्रोल करने में मदद मिले। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले तो ये इन्होंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन लेके आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन। फिर टैक्स रेट इन्होंने रिड्यूस कर दिए, टैक्स काफी रिड्यूस किए। और जो सबसे जो लोगों के अंदर मेन जो पेच फंसा हुआ था दिमाग में, जिसके प्रति लोग ज्यादा गुस्सा थे, चर्च। रिड्यूस द पावर ऑफ चर्च, रिड्यूस द पावर ऑफ चर्च। चर्च की पावर को उन्होंने रिड्यूस किया। कैसे किया, उसके स्टाफ को कम कर दिया। स्टाफ, चर्च में जो बड़े बड़े पादरी बैठे हुए थे, एक चर्च में 50-100 पादरी मजे से बैठ के खाते थे, उनको बोला आप जाइए, आपको बैठ के खाने को नहीं मिलेगा फ्री में, आपको हमने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बना दिया है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, या आप गवर्नमेंट के अंडर काम करेंगे, आपको सैलरी मिलेगी, आप काम करेंगे तो आपको सैलरी मिलेगी। क्योंकि अब धर्म के अकॉर्डिंग टू रिलीजन तो वो बैठ के खाते थे, नीचे स्टेट काट के लोग उनको टैक्स देते थे। बट ऐसा नहीं है, अब रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है, लोग आपके पुराने ट्रेडिशनल सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको बैठ के खाने को नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उनको बनाया गया और उनकी संख्या भी कम कर दी गई, 1/3, कि भैया बस 100 है तो अब आपके पास 30 से 35 ही लोग रहेंगे, आप ज्यादा जरूरत नहीं है। पूजा पाठ कराना है, लोगों की प्रेयर करानी है, शादी कराना, जो भी चर्च की मैनेजमेंट है उसमें 100 की जरूरत नहीं है, 1/3 ही उनको रिड्यूस करके रख दिया गया। ओके, और क्या हुआ, एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, एबोलिशन एबोलिश्ड फ्यूडलिज्म, एबोलिश्ड फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म को उन्होंने खत्म कर दिया। फ्यूडलिज्म जो जमींदारी प्रथा थी, सामंतवादी प्रथा जो थी, जमींदार लोग जो थे गांव के किसानों को अपने कंट्रोल में रखते थे, सारी जमीन के ओनर वो खुद बन जाते थे और उनसे सिर्फ टैक्स कलेक्ट करते थे, और वो भी बड़ा स्ट्रिक्टली टैक्स कलेक्ट करते थे। डिस्पाइट ऑल एडवर्स उनकी कंडीशंस के बावजूद भी टैक्स तो कलेक्ट करते ही थे। तो फ्यूडलिज्म को भी खत्म किया गया। मींस लोकल लेवल पे जो विलेजर्स थे रूरल एरियाज में, उनको भी ये मैसेज दिया गया कि गांव में जो लोग थे, अनपढ़ भी लोग बहुत सारे होते थे, इलिटरेट, वो ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे, तो उनको भी मैसेज दिया गया कि भैया हमने फ्यूडलिज्म को भी खत्म कर दिया है। शहर में जो अर्बन एरियाज थे पेरिस के आसपास, वहां पे कलर्जीज को रिस्ट्रिक्ट किया गया। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज हुई, सिटीजन राइट्स की घोषणा की गई, अनाउंसमेंट ऑफ सिटीजन राइट्स, कि भैया सभी सिटीजन्स को कुछ राइट्स मिलेंगे। और मेन 17 पॉइंट्स का एक इन्होंने चार्टर आपका निकाला, चार्टर घोषणा की, 17 पॉइंट्स की घोषणा की, जिसमें ये अनाउंसमेंट थी कि भैया हमारा देश रिपब्लिक होगा। मींस ये 17 पॉइंट्स क्या थे, इन्होंने 17 पॉइंट्स में ये दिखाया, ये मैसेज देने की कोशिश की, एक आउटलाइन आइडिया दिया कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हमारा देश कैसा होगा। जैसे हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन की प्राइमबल है, प्रस्तावना जो है उसके स्टार्टिंग में लिखा हुआ कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें मेनली इंक्लूड की जाएंगी। तो ऐसे ही कुछ इन्होंने भी यहाँ पर कोशिश की है कि लोग शांत हो जाएं। तो यहाँ पर
नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, एक किस्म से ये संविधान सभा के तौर पर काम करती है। संविधान बनाने की तरफ इन्होंने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। ओके, सो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आप बोर होने लग गए हैं हिस्ट्री से, तो थोड़ा पॉज लेके आप दोबारा से ये काम पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो इन डेवलपमेंट्स के बीच में हमने आपको पहले बताया कि हम कुछ क्वेश्चन साथ में लेके चलते रहेंगे ताकि आपके कुछ क्वेश्चंस कवर हो जाए यहाँ पे। सो एक क्वेश्चन हमारा पॉपुलर बनता है कि एक स्टेटमेंट है, मैन आर बोर्न free, men are born and remain, men are born free and remain free and equal in rights। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कहते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है, ये जो स्लोगन है किस्म से, ये किस रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है? बोर्न की स्पेलिंग BORN, बोर्न। मैन आर बोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स, कि भाई हर आदमी जो है वो भगवान ने फ्री पैदा किया है और उसको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। सो ध्यान रखना, ये आपका क्वेश्चन आ जाए तो ये स्टेटमेंट किस रेवोल्यूशन से रिलेटेड है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड आपका ये स्टेटमेंट है। ओके, एक क्वेश्चन आपका ये कवर हो जाएगा। डेवलपमेंट्स को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, आपको अभी मैंने बताया अगस्त की घटना थी जो राइट्स की घोषणा की, और ये आपकी नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो आपकी बनाई गई, फ्यूडल लॉर्ड्स की पावर कम की गई, चर्च की पावर कम की गई, तो ये अगस्त के महीने में थी। डेवलपमेंट्स होते हैं, इनकी मीटिंग चलती है, उसके बाद अक्टूबर आ जाता है। अक्टूबर में क्या होता है? अक्टूबर के महीने में देखिए, यूरोप की कुछ अगर खूबियां हैं तो यूरोप की कमी भी काफी रही है। और फ्रांस की क्रांति इतनी ग्लोरियस होने के बावजूद भी फ्रांस की क्रांति के अंदर कुछ कमी मानी जाती है। तो ये कमी मानी जाती है, इन्होंने ह्यूमंस को राइट्स नहीं दिए, और स्लेव्स के लिए भी कोई राइट्स नहीं। स्लेव्स कौन थे? जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण अफ्रीकन कंट्रीज से जो लोग आके फैक्ट्रीज में काम करते थे, ब्लैक पीपल जो थे, उनके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स नहीं दिए गए। औरतों के लिए तो कुछ था ही नहीं। इतना यूरोपियन डेवलप्ड कंट्री होते हुए भी फ्रांस के अंदर इवन वोटिंग राइट भी 1946 में ही औरतों को मिले हैं। वुमेन्स को 1946 में जाके वोटिंग राइट मिले हैं। हमारे यहाँ पे इंडिया में तो इनसे आजादी के हिसाब से देखा जाए तो साथ साथ मिल गया है। देश जैसे आजाद हुआ, हमारे को वोटिंग राइट्स मिल गए थे, लेकिन इनको देखो कितने टाइम के बाद मिला। ओके, अब देखिए अक्टूबर में एक और घटना होती है। औरतें बहुत सारी इकट्ठी होती हैं, थाउजेंड्स के नंबर में औरतें इकट्ठी होती हैं, और वो वर्साइल पैलेस के ऊपर पैलेस की तरफ मार्च करती हैं, अपनी पार्टिसिपेशन दिखाने के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ने के लिए, कि हमारे को भी राइट्स चाहिए। और कहते हैं कि ये थाउजेंड्स के नंबर में थे ये, और इन्होंने क्या किया, फिर वहां पे जाके जो रॉयल फैमिली थी, रॉयल फैमिली को फोर्स किया कि आप वर्साइल में नहीं रहेंगे, आप जाके हमारे साथ पेरिस में रहिए, ताकि आपको पता चले कि हम किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करने लग रहे हैं। हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, फूड नहीं है। तो इसलिए उस दिन के बाद से जो रॉयल फैमिली है वो पेरिस में ट्रांसफर हो जाती है, और पेरिस में ही वो रहती है। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हुआ होगा। इसके बाद थोड़ा आगे के डेवलपमेंट्स देखते हैं। आगे के डेवलपमेंट्स में क्या होता है। अब आती है सबसे
मेन इवेंट बड़े जो हिस्टोरिक इवेंट होते हैं हमारे, अब इनके बारे में बात होगी हमारी जैकोबिन्स एंड जिरोनियंस के बारे में। अब जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना काम करना स्टार्ट किया तो दो तरीके के व्यूज हमारे सामने आ गए। जैकोबिन्स एंड जिरोनियंस ये दो थे, एक आप लेफ्ट विंग बोल सकते हैं, एक आप राइट विंग भी बोल सकते हैं, राइट विंग्स। ये लोग जो थे इन फेवर ऑफ मोनार्की, ये चाहते थे कि राजा रहे, और ये लोग चाहते थे कि टोटल हमारे देश में रिपब्लिक सिस्टम आना चाहिए। They were in favor of republic system. लेकिन स्टार्टिंग में तो मैंने आपको बताया राइट विंग्स की बात मानते हुए ये कहा गया कि अब यहाँ पे रिपब्लिक प्लस मोनार्की का जो सिस्टम है, रिपब्लिक मोनार्की हम इस्टेब्लिश अपने देश में करेंगे। तो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लग गई, और जो हमारे राजा थे लुई 16, ये देखिए नेशनल असेंबली काम कर रही है, लेजिस्लेटिव असेंबली काम कर रही है। तो इसी दौरान एक बड़ी समस्या क्रिएट होती है, इंसिडेंट ऐसा होता है कि फ्रांस के जो रेवोल्यूशन है, रॉयट्स है, उसका जो इम्पैक्ट है वो आसपास की कंट्रीज पे पड़ना स्टार्ट हो जाता है। जब लोगों को पता चला पास की कंट्रीज हैं, जर्मनी है, पर्शिया है, ब्रिटेन है, हॉलैंड है, ऑस्ट्रिया पर्टिकुलरली, क्योंकि उनका तो रिलेशन था, फैमिली रिलेशन था, तो उन्होंने कहा कि ये तो डेवलपमेंट्स बिल्कुल रॉन्ग है, कल को हमारे देश में भी क्रांति हो सकती है, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, हमें भी हमारी जो रॉयल सीट है उसे हटाया जा सकता है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम फ्रांस की मदद करेंगे, फ्रांस के राजा की मदद करेंगे, और मेनली दो कंट्री जो थी ऑस्ट्रिया एंड पर्सिया, जो बाद में जर्मनी का पार्ट हो गया, इन्होंने एक अलायंस बनाया कि फ्रांस के साथ चाहे लड़ाई करनी पड़े लेकिन हम दोबारा से मोनार्की रिस्टोर करेंगे फ्रांस के अंदर। तो यहां से एक और समस्या क्रिएट होगी, फ्रांस की जो आर्मी थी उसको इन कंट्रीज के अगेंस्ट भी लड़ाई स्टार्ट करनी पड़ गई, और जब इनके साथ ही लड़ाई स्टार्ट हो गई तो सिचुएशन ज्यादा वॉर्स हो गई। तो एक दिन होता क्या है, कुछ लोगों ने गुस्से में आके, क्योंकि अब रॉयल फैमिली पेरिस में रहती थी तो रॉयल फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया, और जो राजा था वो अपनी जान बचाने के लिए नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास पहुंचा। नेशनल असेंबली के पास आके बोला कि हमें बचाइए, लेकिन होता क्या है, नेशनल असेंबली ने राजा को बचा तो लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई आपको विदाउट एनी रीजन आपके ऊपर अटैक कर दे। डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ इनके साथ नेक्सस तो किया ही है, आपके कहने से ही जरूरी है इन्होंने आपकी हेल्प करने की कोशिश की है। तो कहा कि भैया अब हम जो है रिपब्लिक मोनार्की तो मानते ही नहीं है, नहीं ये सिस्टम हम अडॉप्ट करेंगे नहीं। हम तो सोचते थे कि आप क्रांति के फेवर में हैं, हम आपको भी स्पेस देने लग रहे थे और रिपब्लिक सिस्टम भी डेवलप करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो राइट विंग है इनकी जो थ्योरी थी उसको बिल्कुल डस्टबिन में डाल दिया और डिसाइड किया गया कि टोटल रिपब्लिक स्टेट हम अपने रशिया फ्रांस को बनाएंगे। ओके, अब क्या होता है, इसके बाद एक इम्पीचमेंट का प्रोसेस लेके आया जाता है, राजा को जेल में डाल के इम्पीचमेंट प्रोसेस लेके आया जाता है, उसके ऊपर जांच होती है, इंक्वायरी होती है, और उसको डेथ उसको कहा जाता है कि आपको तो डेथ मिलेगी, आपने देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की है। और इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन का काम खत्म हो जाता है, क्योंकि अब रिपब्लिक बनने की तरफ चल पड़े हैं। तो नेशनल कन्वेंशन एक नई ऑर्गेनाइजेशन हमारी एग्जिस्टेंस में आती है और उसके हाथ में पावर चली जाती है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, नेशनल कन्वेंशन के बारे में।
तो 1793 के अंदर, इन 1793 राजा को फांसी दी जाती है, सॉरी मृत्युदंड दिया जाता है, ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ। लेकिन यहाँ पे कमाल की बात है, मैं आपको एक बात बताता हूं। गिलोटिन नाम का कोई इनके पास इक्विपमेंट होता था, उससे ये लोगों को मारते थे, मौत की सजा देते थे। मतलब जैसे हमारे यहाँ पे आरा होता है, आरा लकड़ी चीरने का आरा होता है, इस तरह का कुछ होता था। ये एक इंस्ट्रूमेंट था, इसके अंदर यहाँ पे ब्लेड रखा होता था, इसके अंदर ब्लेड होता था, इसके अंदर ब्लेड होता था, और यहाँ पे आदमी को लेटा दिया जाता था, उसकी गर्दन यहाँ पे रखी जाती थी, और इस ब्लेड को ऊपर से गिरा देते थे, और उसकी जो नेक थी वो अलग हो जाती थी। वहां पर किसी एक गिलोटिन जिसका नाम है, आगे का नाम भी कुछ है, उसने ही, एक डॉक्टर ने ये इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया था। और ये कहते थे कि भैया अगर हम किसी को फांसी दे देते हैं तो फांसी पे लटकाते तो कई बार उसके 1 मिनट में प्राण नहीं निकलते और उसको ज्यादा पेन होता है और ये आदमी को तड़प तड़प के मरता है, इसलिए उसको इस तरीके से एक झटके में उसकी गर्दन काट के मार दिया जाता था। चलो सिलेबस से बाहर की बातें हैं, लेकिन हम अभी बात करते हैं नेशनल कन्वेंशन में क्या होता है। नेशनल कन्वेंशन हमारी आती है 1792 से 1795 तक। अब होता क्या है, मैंने कहा कि जैकोबिन्स और जिरोंडिन्स, लेफ्ट विंग और राइट विंग, इन दोनों के बीच में असल थी, डिफरेंसेस थे, अलग अलग व्यूज थे। तो जब राजा के ऊपर मुकदमा चलाया, केस चलाया, तो ऐसा लगा कि भी जैकोबिन्स ठीक कह रहे थे, दे वर राइट, कि भाई हमारे को तो रिपब्लिक चाहिए। तो जब नेशनल कन्वेंशन हमारी स्टार्ट हुई, नेशनल कन्वेंशन जब ग्रुप फॉर्म हुआ, नेशनल कन्वेंशन जो ग्रुप फॉर्म हुआ, इसमें कमेटी बनाई गई, कमेटी, इसका नाम था नेशनल सेफ्टी कमेटी, नेशनल सेफ्टी कमेटी, नेशनल सेफ्टी कमेटी, नेशनल सेफ्टी कमेटी नाम की एक मीटिंग बनाई गई। और उसमें जैकोबियंस जो था, जैकोबियंस को पावर ज्यादा मिल गई, जैकोबियंस पावरफुल हो गए, जैकोबियंस इसमें पावरफुल हो गए। और जैकोबियंस पावरफुल होने के बाद इनका एक लीडर बनता है, उसका नाम है, स्पेलिंग बड़ी अजीब सी फ्रेंच में, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, डी रोबेस्पियर, ये इनका मेन लीडर था जैकोबिन्स का। अब पावर मेनली किसके हाथ में आ गई, जैकोबिन्स। और जैकोबिन्स आपको पता है एक रेडिकल ग्रुप था, क्रांतिकारी संगठन था, रेडिकल ग्रुप जो था हमारा जैकोबिन्स था। और बाद में ऐसा बोलते हैं कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के पास ज्यादा पावर होने के कारण इसने बहुत सारे लोगों को 15-16 हजार, 17-18 हजार, 20 हजार के आसपास लोगों को गिलोटिन करा दिया, उनको मौत की घाट उतार दिया। और इस कारण जो है यहाँ पे लोगों के अंदर काफी आतंक फैल गया और इन्होंने इसके अगेंस्ट जो था बगावत कर दी कि ऐसा नहीं चलेगा। और मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को भी जो है बाद में गिलोटिन ही कर दिया गया, उसको भी इसी इंस्ट्रूमेंट में मारा गया। इसके बाद जो पावर आती है, देखा कि भाई कोई आदमी तानाशाना हो जाए तो नेशनल कन्वेंशन के बाद हमारी पावर शिफ्ट हो जाती है 1795 में। 1795 में पावर शिफ्ट हो जाती है हमारी राइट विंग के पास। राइट विंग हमारा कौन सा है, जिरोंडिन्स ग्रुप है, जिरोंडिन्स 1795 से 1798 जिरोंडिन्स ग्रुप के पास पावर आ जाती है। और इन्होंने अपना, अब की बार एक आदमी को पावर नहीं दी रोबेस्पियर की तरह, इन्होंने 5 डायरेक्टर्स को पावर दी, 5 डायरेक्टर्स को पावर दी, ताकि एक आदमी ज्यादा पावरफुल न हो जाए
तो 5 डायरेक्ट्स को पावर देने के कारण जो उनका रूल चलता है, इस रूल को डायरेक्टरी रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी रूल बोलते हैं। तो डायरेक्टरी रूल का टाइम पीरियड आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि डायरेक्टरी रूल क्या था और इसका टाइम पीरियड क्या है। 1795 से 1798 डायरेक्टरी रूल है। इसमें डायरेक्टरी रूल में इनको मेन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्योंकि 1793 में इन्होंने लुई 16 को जो है डेथ सेंटेंस दे दिया था, मार दिया था, किल कर दिया था। उसके कारण जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो और भी ज्यादा इनके अगेंस्ट हो गई और यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया, एक और बड़ा अलायंस इनके अगेंस्ट तैयार कर दिया। अलायंस उसमें हॉलैंड, इटली, जर्मनी, बेल्जियम, ये सभी जो कंट्रीज हैं इनके अगेंस्ट आ गई और फ्रांस की आर्मी को लड़ना पड़ा। और जैसे कि मैंने बताया जैकोबियंस को पावर से बाहर करने का एक रीजन मेन ये भी था कि जो फ्रांस की आर्मी के साथ यूरोपियन कंट्रीज की लड़ाई हो रही थी, उससे देश में फूड शॉर्टेज बहुत ज्यादा पैदा हो गया था। और जैकोबियंस का जो लीडर था रोबेस्पियर, उसने कहा कि हमारी आर्मी को ज्यादा फूड चाहिए, तो गांव वाले लोगों को, विलेजर्स को, रूरल पीपल जो थे उनके पास फूड शॉर्टेज हो गई थी। दे वर नॉट हैप्पी विद रोबेस्पियर और उन्होंने क्या कहा कि रोबेस्पियर जो जैकोबियंस जो है इनको हटाया जाए। तो इसको और देख लेते हैं डायरेक्टरी रूल को। 5-7 मिनट में हमारा कवर होने वाला है। सो डायरेक्टरी रूल में क्या होता है, फ्रांस की आर्मी जो है दूसरी पावर्स के साथ लड़ाई करती है और काफी लड़ाइयां जीतते भी हैं। एडवर्स कंडीशन होने के कारण भी लड़ाइयां जीतते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि इतनी एडवर्स कंडीशन होने के बाद भी ये कैसे लड़ाई जीतते हैं। तो उसमें एक तो इनका जो मेन रोल था, इनके नेशनल सॉन्ग, फ्रांस का जो नेशनल सॉन्ग है उसका इंपॉर्टेंट रोल था, जो लोगों को इंस्पायर करता था। नेशनल सॉन्ग का नाम है ला मार्सेली। अगर आपसे पूछा जाए ला मार्सेली फ्रेंच वर्ड्स हैं, काफी स्पेलिंग में ध्यान रखना पड़ता। ला मार्सेली और इसको लिखने वाले इनके थे बाई, किसने तैयार किया था इसको, बाई क्लाउड डी लिप्से। इन्होंने ये एक सॉन्ग तैयार किया था जिसको सोल्जर्स गाते थे और काफी जोश से भर जाते थे और जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज थी उनके साथ लड़ाई लड़ते हुए सफल हो जाते थे। और यहाँ पर जो हमने अब डायरेक्टरी रूल के दौरान होता क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। डायरेक्टरी रूल के अंदर एंट्री होती है नेपोलियन की, आर्मी में एंट्री होती है नेपोलियन की। नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन जो था शायद 23 से 25 साल के आसपास इसकी एज थी उस टाइम पे, और ये यूथ था, बिल्कुल युवा, यंग जनरल था आर्मी का। और इसने इटली और बेल्जियम और आपका जर्मनी, इनके साथ लड़ाई में बहुत अच्छी पोजीशन हासिल की, काफी कुछ लड़ाइयां। नेपोलियन बोनापार्ट ने एडवर्स कंडीशन में इटली, बेल्जियम, जर्मनी, इन कंट्रीज के खिलाफ युद्ध में जीत दिलाने में इंपॉर्टेंट अपनी भूमिका निभाई है। तो इसलिए वो नेशनल हीरो बन जाता है। नेपोलियन जो है नेशनल हीरो बन जाता है और इतना बड़ा हीरो बन जाता है कि डायरेक्टरी जो रूल के जो 5 डायरेक्टर्स थे वो इनका फेवरेट हो जाता है। इन्होंने नेपोलियन को पूरी पावर दी हुई थी कि आप लड़ाई लड़िए, कैसे भी जीतिए। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है नेशनल हीरो बन जाता है और कुछ कंट्रीज को जीत लेता है। और जैसे कुछ कंट्री आपकी बचती है, ऑस्ट्रिया जो कंट्री थी, ऑस्ट्रिया, उन्होंने क्या एग्रीमेंट कर लिया कि अब हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। इस तरीके से फ्रांस की जो सेनाएं हैं वो जीतने में सफल हुई। और इसके बाद डायरेक्टरी रूल जब आया, डायरेक्टरी रूल में भी
तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम जारी रहा और इन्होंने अपना राजा को मारने के बाद कुछ और बातें शामिल की गई थी। राजा को डेथ सेंटेंस देने के बाद वहां पर इलेक्शन अनाउंस किए गए थे, इलेक्शंस, और इलेक्शन में सफरेज SUFFARAGE सफरेज जो था, सफरेज दैट वाज 21 इयर्स प्लस। सफरेज मींस होता है वोटिंग एज। वोटिंग एज जो है 21 साल से प्लस के लोगों को वोटिंग राइट्स दिए गए थे। लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट क्या था, नो प्रॉपर्टी नो वोट। अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो आप वोट नहीं दे सकते, जिसके पास प्रॉपर्टी है वही वोट देगा। और लेडीज के लिए तो, वुमेन्स के लिए तो वोट देने का जो सिस्टम था वो बिल्कुल बैन ही था। ओके, सो कुछ और क्वेश्चंस आपके बचते हैं। तो ये आपका नेशनल एंथम से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका इसमें कंप्लीट हो गया। अब लास्ट है पॉइंट है कूप डी बाय नेपोलियन। नेपोलियन के द्वारा तख्ता पलट, नेपोलियन के द्वारा तख्ता पलट करना। फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर जो एक 360 डिग्री टर्न है, जहां से क्रांति स्टार्ट हुई वहां पर आके रुक जाती है। 1799 में कॉम्पिस होता है तख्ता पलट, मीन्स नेपोलियन ने क्या किया, डायरेक्ट रूल्स को हटा के खुद वहां पर कौंसल बन गया। कौंसल, कौंसल मीन्स एक मेन वहां का पावरफुल आदमी जो गवर्नमेंट को रन करेगा। उसने स्टार्टिंग में कहा कि भाई ये डायरेक्ट रूल जो है अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इस कंट्री को ग्रेट कंट्री बनाऊंगा, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लेके आऊंगा, ये डायरेक्ट रूल सब आपके काम का नहीं है। तो उसने सत्ता को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ही वाज वेरी फेमस, पब्लिक उसके साथ थी और उसने कुछ फेमस काम भी किए, जैसे रेस्टोरेशन ऑफ चर्च, रेस्टोरेशन ऑफ चर्च, चर्च को उसने दोबारा से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि रिलीजन से जुड़ा इशू था। तो चर्च की जो पावर्स है वो काफी कुछ उन्होंने वापस लौटा दी। और फिर जो बहुत सारे क्रांति के टाइम पे, रेवोल्यूशन के टाइम पे, मैसेकरी के टाइम पे बहुत सारे जो लोग बाहर भाग गए थे दूसरी कंट्रीज में, बिजनेसमैन टाइप के जो लोग थे, और जो नोबिलिटी थी उसको भी रिटर्न टू कंट्री, रिटर्न टू फ्रांस, फ्रांस में जो वापस लौटे। तो ये भी एक काफी अच्छा कदम था। लेकिन जब वो लौटे तो उनको उनके घर तो वापस दे दिए गए, बाकी ज्यादा प्रॉपर्टी जो थी उनको वापस नहीं दी गई। जैसे फ्यूडल लॉर्ड्स थे, बहुत सारे भाग गए थे जो उस टाइम पे पावर में थे, मेन चर्च के जो लोग थे, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे जो भाग गए थे, उनको वापस। और इन्होंने वापस मोनार्की सिस्टम भी साथ में ले आया, मींस जो बोर्बन डायनेस्टी का जो 17th किंग था उसको भी वापस उसकी पावर दे दी, लेकिन नाम मात्र की पावर। मेन तो बस खाली उसको क्या कहा कि आप महल में रहिए और आपको और बाकी पावर नहीं मिलेंगी। बाकी पावर जो थी आर्मी के पास उसने खुद की। उसने 3 लोगों का एक ग्रुप बनाया था जिसको 3 काउंसुलेट सिस्टम बोलते हैं। 3 काउंसुलेट सिस्टम था उसका, कॉन्सुलेट। उसमें फर्स्ट कॉन्सुलेट वो खुद था, मींस पावर का मेन हेड वही था। उसके बाद सीनियरिटी में सेकंड और थर्ड नंबर पे 2 उसके क्लोज ऑफिसर्स भी थे जो गवर्नमेंट को देखते थे। सो काफी लंबा टॉपिक है, अभी काफी कुछ और इंफॉर्मेशन के बारे में बचती है, तो आप बुक से भी स्टडी कर सकते हैं। अब आपकी क्वेश्चन आंसर और बुक के अंदर बहुत सारे हैं, आप उनको तैयार करें। हम अगर कभी टाइम लगा तो आपसे कोशिश करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस के द्वारा और इस टॉपिक को कवर किया जाए। सो डोंट गेट बोर्ड, आराम से रिफ्रेश होके आप इस इंफॉर्मेशन को दिमाग में सेट कीजिए और काफी आपको बेनिफिट होगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन के रिगार्डिंग आपके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आई थिंक 9th और 10th के सिलेबस के क्वेश्चन तो आपके सोल्व हो जाने चाहिए, बाकी आप अपनी बुक में से पढ़ेंगे। सो अगर आपको इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।